जय हिंद। मैं चंदन आप सभी को अपने YouTube चैनल iTech साइन एडुकेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं ट्रांसफार्मर चैप्टर से 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, जो कि आगामी रेलवे ALP टेक्नीशियन बिहार BSPHCL ग्रेड 3 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस 30 क्वेश्चन को। इस सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करूँगा। अगर बुलंद हो तेरे इरादे तो किस्मत को बदल सकता है। अगर बुलंद हो तेरे इरादे तो किस्मत को बदल सकता है। तोड़ के हर बंधन को सबसे आगे निकल सकता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डैश उपकरण है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति। तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक शक्ति उपकरण है। शक्ति उपकरण का तात्पर्य यह है कि यह शक्ति एवं आवृत्ति को नहीं बदलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। आवृत्ति, शक्ति गुणांक, शक्ति और वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर मूल रूप से वोल्टेज को बदलता है, जबकि शक्ति और आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, विद्युत स्थैतिक प्रभाव, ताप प्रभाव। तो ट्रांसफार्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन को एक और नाम से संबोधन करते हैं अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां डैश होती हैं, चुंबकीय रूप से अलग और विद्युत रूप से संबंधित, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग, विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित, विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। जब हम ट्रांसफार्मर की डायग्राम को देखते हैं तो ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये इसमें कोर हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो सप्लाई से संयोजित होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये लोड से जुड़ा हुआ होता है, लोड से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक कोर पे लपेटे हुए होते हैं तार कॉइल के रूप में। तो जब हम प्राइमरी में AC सप्लाई देते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी वाइंडिंग आ जाती है, जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये चुंबकीय बल रेखाओं का काटता है, छेदन करता है, जिस वजह से इस पर एक प्रकार का EMF उत्पन्न हो जाता है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये विद्युत रूप से अलग है, जबकि चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है, इसी लेकर के इसका राइट आंसर विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित होगी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जब दोनों अलग अलग है तो इसका इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF किस पर निर्भर करता है? एक सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित EMF किस पर निर्भर करता है? टर्न की संख्या, फ्लक्स, A और B दोनों, तारों की संख्या। यह होगा A और B दोनों। देखिए E बराबर होता है 4.44 फाई F और N। यहाँ पे फाई क्या है, फ्लक्स है, फाई मतलब फ्लक्स, F हो गया आवृत्ति, जबकि N क्या है, टर्नों की संख्या।
टर्नों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे टर्न का संख्या n और फ्लक्स यानी कि आपका क्या हो गया phi, ये दोनों अगर घटेगा बढ़ेगा तो इस पर जो EMF है वो भी घटेगा बढ़ेगा, इसीलिए करके EMF टर्नों की संख्या और फ्लक्स ये दोनों पे निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स परिवर्तन की औसत दर क्या होती है? 4 इंटू एफ इंटू फाइम इंटू वी, 0.5 इंटू एफ इंटू फाइम इंटू वी, एफ इंटू फाइम इंटू वी, 2 इंटू एफ इंटू फाइम इंटू वी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 4 इंटू एफ इंटू फाइम इंटू वी। एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज डैश होता है। प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज में या तो फेज से 90 डिग्री से बाहर, प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज में, इनपुट वोल्टेज के समान। तो ये होगा बी नंबर ऑप्शन, प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो हम कनेक्शन करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर का, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कुछ कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी को स्टार में कनेक्शन कर दिया गया और सेकेंडरी को भी स्टार में कनेक्शन कर दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका फेज अंतर होगा, फेज अंतर वो या तो 0 हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। और ऐसा उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, तो जहाँ पे आपको चाहिए उच्च वोल्टेज और उच्च पावर, यानी वोल्टेज भी अधिक चाहिए और पावर भी अधिक चाहिए, वहाँ पर यानी प्राइमरी वाइंडिंग को भी स्टार में, सेकेंडरी वाइंडिंग को भी स्टार में कनेक्शन करते हैं, ठीक। उसके बाद एक आता है डेल्टा डेल्टा, यानी कि प्राइमरी को भी डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो आपका फेज अंतर होगा यह भी होगा आपका या तो 0 होगा या 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 0 या 180 डिग्री। और इस स्थिति में जो वोल्टेज होती है वह वोल्टेज आपका निम्न होगा, पावर जबकि ऊंच ही रहेगी, ठीक है। यानी डेल्टा डेल्टा वोल्टेज निम्न होती है, पावर ऊंच होती है, ठीक। उसके बाद आता है स्टार डेल्टा संयोजन, यानी कि प्राइमरी को स्टार में और सेकेंडरी को डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस समय जो फेज अंतर होती है वह 30 डिग्री होती है, लैगिंग, 30 डिग्री लैगिंग होती है। और यह स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, जिसको पारेषण लाइन बोलते हैं। पारेषण लाइन में यूज होता है। उसके बाद एक आता है डेल्टा स्टार संयोजन। डेल्टा स्टार संयोजन, जब डेल्टा में हम प्राइमरी को सेकेंडरी को स्टार में संयोजित करते हैं तो वहाँ पर जो फेज अंतर होती है वह 30 डिग्री लीडिंग होती है, यानी अग्रगामी होती है। यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर बनता है वह स्टेप डाउन प्रकार का होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और इस ट्रांसफार्मर का यूज जो है हम वितरण प्रकार के ट्रांसफार्मर में करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है यह। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद एक आता है स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर डेल्टा। ये दोनों में फेज अंतर जो होती है 180 डिग्री की होती है, जबकि इसका उपयोग रेतीले तथा पथरीले क्षेत्र में होता है। किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है, तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, ट्रांसफार्मर समान तौर पर काम करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो देखिए हम डीसी सप्लाई जो देते हैं वो सबसे पहले हम तो सप्लाई देते हैं किस में, प्राइमरी वाइंडिंग में। तो इसका तो देखिए आंसर हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग। अब जलेगा क्यों, तो इसके कारण है प्रेरणिक प्रतिघात।
प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि XL बराबर होता है 2πFL। तो देखिए जब हम DC से संयोजित करेंगे तो DC में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वह शून्य होती है। तो जब आपकी आवृत्ति शून्य हो गया तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि XL क्या हो जाएगा, जीरो। जब XL यानी प्रेरणिक प्रतिघात जीरो होगा तो इस सर्किट में करंट प्रवाह जो होगा वह उच्च हो जाएगा। करंट प्रभाव ज्यों ही उच्च होगा तो वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री हॉट रोड ग्रेन व्यवस्थित स्टील, कास्ट स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील, कास्ट आयरन। इसमें होगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील। देखिए इसको CRGO भी लिखा हुआ होता है। CRGO मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड ग्रेन ओरिएंटेड। देखिए क्रोड बनाने के लिए एक सिलिकॉन स्टील का भी यूज किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का, इसमें 3.8% से 4.6% तक सिलिकॉन स्टील में मिला करके सिलिकॉन स्टील एक मिश्र धातु तैयार करते हैं। इसके द्वारा भी हम कोर का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? उच्च आवृत्ति को कम करने, निम्न आवृत्ति को बढ़ाने, एडी करंट की हानि को कम करने, एडी करंट की हानि को बढ़ाने। तो देखिए ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड करने का कारण होता है एडी करंट हानि जो होती है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं लेमिनेटेड। और लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm होता है। ये लेमिनेशन की मोटाई रखी जाती है। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है तो इसमें से भनभनाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। यह किसकी वजह से होती है? कोर हानि, मैग्नेटिक हानि, कोर का कंपन, तेल की कमी। तो ये होता है कोर का कंपन। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तारों के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगी? द्वितीयक धारा में कमी होगी, द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं, प्राथमिक धारा में वृद्धि। तो देखिए जब हम ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में क्या बोल रहा है, घुमावों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक टर्न लगाएंगे। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब ये अधिक टर्न लगेगा तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है प्राइमरी से अधिक हो जाता है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर पावर में नहीं बदलाव करता है। P बराबर क्या होता है, VI। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा को कम करेंगे तभी ना आपका पावर स्थिर रहेगा। इसीलिए करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा में देखिएगा यानी द्वितीयक वाइंडिंग की धारा में कमी होगी। रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है, लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? वाइंडिंग कोर को छू रही है, वायु अंतराल अधिक है, वाइंडिंग में नमी है, अनुचित वाइंडिंग। इसका राइट आंसर होगा वाइंडिंग में नमी है। किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को डैश नाम दिया जाता है, बज, रिंगिंग, जूम, हम। इसको हम बोलते हैं, हम ध्वनि। ट्रांसफार्मर में लौह की हानि क्या है? भार के बढ़ने से बढ़ता है, हमेशा नियत रहता है, फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ती है, भार के घटने से बढ़ता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो लौह हानि होती है, लौह हानि को आयरन हानि, आयरन लॉस भी बोला जाता है। आयरन लॉस भी कहिए इसको, कोर हानि भी बोल सकते हैं।
और इसी को चुंबकीय हानि भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से जो लौ हानि होती है वो बढ़ेगी। एक ट्रांसफार्मर के लौ हानि को मापा जा सकता है। तो जब भी ट्रांसफार्मर में लौ हानि होती है तो उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? कम शक्ति कारक वाटमीटर से, यूनिटी शक्ति कारक वाटमीटर से, आवृत्ति मीटर से, किसी भी प्रकार का वाटमीटर से। तो ये होगा कम शक्ति कारक वाटमीटर से। लौ हानि को मापने के लिए जो वाट मीटर यूज करते हैं उसका पावर फैक्टर लो होना चाहिए, जबकि ताम्र क्षति जो होता है कॉपर लॉस, उसकी जानकारी के लिए जब हम वाट मीटर लगाते हैं उसकी जांच के लिए, तो वहाँ पे पावर फैक्टर हाई होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियाँ होती है? कॉपर हानि, एडी करंट हानि, हिस्टैरिसीस हानि, स्ट्रे हानि। तो ये हो जाएगा आपका हिस्टैरिसीस हानि। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? लोड के अनुसार, क्षय मतलब हानि, लौह क्षय मतलब लौह हानि, एडी करंट क्षय, हिस्टैरिसीस क्षय, ताम्र क्षय। लोड के अनुसार परिवर्तन होता है। तो देखिए लोड के अनुसार ताम्र हानि में यानी कॉपर लॉस जो होती है, कॉपर लॉस जो होती है वो लोड के अकॉर्डिंग, अगर शुरू में लोड नहीं है तो उस समय कॉपर लॉस शून्य होगा, और ज्यों-ज्यों लोड बढ़ेगी कॉपर हानि भी बढ़ती जाती है। वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? एडी करंट हानि, ताम्र हानि, लौह हानि, हिस्टैरिसीस हानि। तो ये हो जाएगा ताम्र हानि, क्योंकि वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर वायर से की जाती है ना, तो इसी लेकर के उसको ताम्र हानि बोलते हैं। ताम्र हानि डैश पर नग्न होगा, 1/4 भार, आधे भार, नो लोड, पूर्ण भार। तो ये यानी ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस जो नग्न है वो नो लोड पे, जब लोड नहीं रहेगा उस समय कॉपर हानि नग्न होगा, नहीं के बराबर। एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या चाहिए? तांबे की हानि लोहे की हानि से कम होनी चाहिए, तांबे की हानि लोहे की हानि से अधिक होनी चाहिए, तांबे की हानि शून्य होना चाहिए, तांबे की हानि लोहे की हानि के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी होगा। आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब इक्वल होती है तब ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो हाई होती है। ट्रांसफार्मर के डैश को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण, तो ओपन सर्किट परीक्षण के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें एक होता है LV यानी लो वोल्टेज साइड, एक होता है हाई वोल्टेज साइड। तो जब ओपन सर्किट की बात आती है ना, तो ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड होती है वह ओपन रखा जाता है, ठीक। और लो वोल्टेज साइड जो होती है इसी में वाट मीटर को संयोजित किया जाता है। वाट मीटर को संयोजित करके इसकी रीडिंग ली जाती है। यहाँ पर जो हम करंट का मान रखते हैं ट्रांसफार्मर में, पूर्ण लोड धारा की 2 से 5% ही रखा जाता है। 2% से मात्र 5% के बीच में ही रखा जाता है। और जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे होते हैं तो वह रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड आवृत्ति पर किया जाता है। रेटेड वोल्टेज रेटेड आवृत्ति पर ही होती है। और इसमें जो ओपन सर्किट में हम यूज जो करते हैं वाट मीटर, वो वाट मीटर कैसा होना चाहिए? तो लो पावर फैक्टर वाला, यानी कि कम शक्ति गुणांक वाला वाट मीटर चाहिए। तो ट्रांसफार्मर के डैश को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। तो क्या होगा? कोर हानि। कोर हानि को ही ना आयरन लॉस बोलते हैं, लौह हानि बोलते हैं, या चुंबकीय हानि बोलते हैं। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण को डैश को जानने के लिए किया जाता है। नो लोड परीक्षण को डैश को जानने के लिए, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन क्षति, ए और बी दोनों, कॉपर क्षति, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों।
ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखिए अब ट्रांसफार्मर में HV और LV, हम जो ट्रांसफार्मर को शॉर्ट करेंगे वो LV साइड का जो भाग होगा यानी लो वोल्टेज साइड का उसको शॉर्ट करेंगे, और हाई वोल्टेज साइड का जो भाग होगा उसमें हम क्या करेंगे, वाट मीटर संयोजित करेंगे, वाट मीटर को संयोजित करेंगे। और यह परीक्षण जो होता है वह रेटेड करंट पर होती है, रेटेड करंट पर की जाती है। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो वाट मीटर होता है उसका पावर फैक्टर हाई होना चाहिए। हाई पावर फैक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉपर हानि के लिए। एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, ए और बी दोनों, शपनर परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शपनर परीक्षण। शपनर परीक्षण को ही बैक टू बैक परीक्षण बोला जाता है। लोड स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण, डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण। ये होगा बैक टू बैक परीक्षण। बैक टू बैक परीक्षण। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 90 से 98%, 55 से 60%, 80 से 85 और 45 से 50। ये होगा 90% से 98% के बीच। पूर्ण दिवस क्षमता एक डैश ट्रांसफार्मर के निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए है। वितरण प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर। तो ये होगा पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर पे हम पूर्ण दिवस क्षमता ज्ञात करते हैं। निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज लेवल टाइप, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए वोल्टेज लेवल यानी वोल्टेज लेवल स्टेप अप और स्टेप डाउन, यही होगा ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही स्टेप अप में होता है वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, जबकि स्टेप डाउन में निर्धारित वोल्टेज से उसको कम किया जाता है। तो चलिए आज के लिए आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।